एक बच्चे ने सिर्फ एक पांव रोटी मांगी थी और उस दिन इंसानियत को आईना दिखा दिया। कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो ना हमारी सोच में होता है, ना हमारी योजना में, बस होता है और दिल को हमेशा के लिए बदल देता है। आज की कहानी उसी एक भूख से शुरू होती है, जहां एक झोपड़ी, एक बच्चा और एक अनजाना इंसान मिलकर एक ऐसी सच्चाई को जन्म देते हैं जो हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या मैं वाकई इंसान हूं या बस एक मूक दर्शक। सहारनपुर की सर्द सुबह थी। घनी कोहरे से ढकी गलियों में हर चीज कुछ धुंधली दिख रही थी। चाय के स्टॉल, स्कूल जाते बच्चे, सब अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन उस सुबह एक चीज थी जो सबसे अलग थी। एक छोटा सा लड़का, उम्र कोई 8 साल, पुरानी सी स्कूल ड्रेस जैसी कुछ पहने हुए, एक जली सी चाय की दुकान के बाहर फटी टाट पर बैठा था। उसका नाम था राहुल। चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में थकान और जिम्मेदारी का बोझ साफ झलक रहा था। उसके पास रखी थी एक स्टील की थाली जिसमें एक पांव सूखी रोटी थी और एक गिलास पानी। वो बार बार सड़क की ओर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। दुकानदार नहीं था, शायद कहीं दूध या ब्रेड लेने गया था। तभी एक सफेद रंग की चमचमाती एसयूवी आकर दुकान के पास रुकी। गाड़ी से उतरा एक युवक, ऊंचा कद, सादी सफेद शर्ट, नीली जीन्स, हाथ में घड़ी और आंखों में गहराई। उसका नाम था अंकित श्रीवास्तव। दिल्ली से आया हुआ एक आईटी कंपनी में काम करने वाला युवा जो अपने शहर आया था छुट्टियां बिताने। अंकित ने आते ही चारों ओर देखा और फिर पूछा, भाई साहब, समोसे मिलेंगे? राहुल चौंका, फिर धीरे से बोला, दुकानदार अंकल अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आएंगे। अंकित ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रुक जाता हूं। वैसे तू यहां बैठा क्या कर रहा है? राहुल ने चुपचाप अपनी थाली की तरफ इशारा किया। साहब, ये मेरे लिए और मेरी बहन के लिए है, बस आज इतना ही है। अंकित ने जिज्ञासु होकर पूछा, तू ये रोटी यहां खा रहा है? राहुल ने सिर हिलाया, हां मैं। फिर धीमे से बोला, साहब, अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए, लेकिन अगर आप खा लेंगे तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। इतना सुनते ही अंकित के पांव वहीं जम गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा बच्चा इतनी समझदारी से इतनी बड़ी बात कह सकता है। उसने पूछा, तू कौन है बेटा? घर में और कौन कौन है? राहुल ने जो जवाब दिया वो दिल को हिला देने वाला था। मम्मी अब नहीं है, 2 साल पहले कैंसर हो गया था, इलाज नहीं हो सका। पापा पहले काम करते थे, पर अब रोज शराब पीते हैं और कई कई दिन लौटते नहीं। मैं और मेरी बहन रूही अकेले रहते हैं। ये दुकान वाले रामदयाल अंकल हमें कभी कभी बचा खाना दे देते हैं। अंकित को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। एक पल के लिए वो वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा घर पास में है? राहुल ने सिर हिलाया। अंकित बोला, चलो मुझे दिखाओ। राहुल अंकित को लेकर 3 गलियों से गुजरा। रास्ते में बदबूदार नाली, गंदगी और टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। हर गली में बेरंग दीवारें और अधूरी जिंदगियां झांक रही थीं। और फिर वो रुक गया। सामने एक झोपड़ी थी, मिट्टी और प्लास्टिक से बनी, ऊपर से तिरपाल डाली हुई थी। दरवाजा नहीं था, बस एक चादर लटक रही थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी चुभन दिल में हुई। दाईं ओर एक पुरानी बोरी बिछी थी, शायद यही उनका बिस्तर था। एक कोने में टूटी बाल्टी, एक लोटा और कुछ पुरानी किताबें पड़ी थीं। दीवारों पर कोई पंखा नहीं, कोई बिजली नहीं, बस सर्दी में कांपती जिंदगी। और वहीं एक लड़की बैठी थी, रूही, 6 साल की, पतली दुबली, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। वो जैसे ही राहुल को देखती है हंस देती है, और तभी वो रोटी की थाली देखती है और कहती है, भैया आज पूरी रोटी है ना? अंकित की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस शहर में इसी वक्त कोई इतनी छोटी चीज के लिए इतना खुश हो सकता है। उसने बिना कुछ कहे राहुल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आज से तुम भूखे नहीं रहोगे। राहुल बोला, साहब आप बहुत अच्छे हो, पर हम किसी से कुछ मांगते नहीं, बस रामदयाल अंकल का शुक्रिया है कि वो हमें फेंका हुआ खाना दे देते हैं। अंकित अब समझ चुका था, ये बच्चे सिर्फ भूखे नहीं थे, ये स्वाभिमानी भी थे। उसने झोपड़ी से बाहर आकर मोबाइल से एक कॉल किया। 30 मिनट के भीतर अंकित 2 थैलियों के साथ लौटा। उसमें गर्म खाने के डिब्बे, दूध, ब्रेड, बिस्किट और बच्चों के लिए जैकेट्स थे। उसने झोपड़ी के बाहर ही दोनों को खाना खिलाया। रूही बार बार मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, भैया बहुत टेस्टी है। अंकित ने मन ही मन सोच लिया था, यह सिर्फ एक दिन की मदद नहीं होगी,
उसे इन बच्चों का भविष्य बदलना है। रात को होटल में लौटते हुए वो पहली बार रोया। उसे लगा कि इतने सालों में उसने जितना कमाया, जितना पढ़ा, जितना जिया, सब अधूरा था। इंसान होने का मतलब उसे आज समझ आया था। किसी भूखे की भूख को पहचानना ही असली इंसानियत है। अगली सुबह अंकित फिर उसी दुकान पर पहुंचा। इस बार साथ में थे 2 बैग, यूनिफॉर्म, स्कूल की किताबें और एक लोकल एनजीओ से बात करके उसने पास के सरकारी स्कूल में राहुल और रूही का एडमिशन करवा दिया। दुकानदार रामदयाल भी उस वक्त वहां था। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। साहब, मैंने तो बस थोड़ी रोटी दी थी, पर आपने इनकी किस्मत ही बदल दी। अंकित बोला, नहीं चाचा, किस्मत तो इन बच्चों की है, मैं तो बस जरिया बना हूं। राहुल और रूही का स्कूल का पहला दिन था। दोनों को जैसे पंख लग गए थे। वो स्कूल यूनिफॉर्म में सजे हुए छोटे छोटे कदमों से खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे। अंकित थोड़ी दूर से देख रहा था। उस दिन उसे लगा ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। राहुल और रूही अब स्कूल जाने लगे थे। हर सुबह दोनों तैयार होकर जाते, लौटते तो अपने अनुभवों को बांटते। रूही ने पहली बार सिखाया, भैया, टीचर ने आज मुझे गुड़िया कहा। राहुल की कॉपी में पहली बार कोई सही टिक किया गया था। अंकित हर दूसरे तीसरे दिन आता, नए कपड़े लाता, पढ़ाई का हाल पूछता और बच्चों की आंखों में धीरे धीरे वापस आती वो खोई हुई मासूमियत को महसूस करता। पर एक शाम कुछ बदला। ठंडी हवा चल रही थी। राहुल और रूही स्कूल से लौटकर अपना होमवर्क कर रहे थे। अम्मा, पड़ोस की बूढ़ी महिला जो ममता से दोनों को देखती थी, बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। अम्मा ने दरवाजे की ओर देखा। एक पुराना सा आदमी, फटे कपड़े, धूल सना बदन, आंखें झुकी हुई, दरवाजे के सामने खड़ा था। वो कोई और नहीं, बच्चों का बाप था, राजेश। राहुल उसे देखते ही डर से पीछे हट गया। रूही को जैसे एक पुरानी तकलीफ याद आ गई। अम्मा ने धीरे से पूछा, कौन? राजेश बोला। आवाज कांप रही थी, मैं हूं अम्मा, बच्चों का बाप। अम्मा थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर बोली, क्यों आए हो अब? 2 साल से कहां थे? बच्चों की भूख देखी है कभी? इनके आंसू पूछे हैं। राजेश की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं टूट गया था अम्मा। मम्मी, पत्नी के जाने के बाद सब छोड़ दिया था, शराब में खुद को गुम कर दिया। पर अब जब मैंने राहुल को स्कूल से आते देखा तो कुछ अंदर से टूट गया। उसने आगे कहा, क्या अब भी कुछ बचा है सुधारने को? राहुल पीछे से धीरे से बोला, पापा, आप आ गए। रूही चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। अम्मा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, बेटा, माफी से ज्यादा जरूरत अब मेहनत की है। अगर सच्चे हो तो सुबह 5 बजे पास के निर्माण स्थल पर चले जाना, वहां मजदूरी मिलेगी और हर शाम बच्चों के लिए कुछ ले आना, काम करके ईमानदारी से। राजेश ने सिर झुका लिया। ठीक है अम्मा, मैं वादा करता हूं। अगली सुबह सूरज से पहले राजेश घर से निकल गया। मिट्टी, बालू, ईंटें सब उठाई। शरीर थक गया पर मन नहीं। पहली मजदूरी से वो बच्चों के लिए 2 समोसे और एक छोटी सी चॉकलेट लेकर लौटा। राहुल ने वो समोसा देखते ही पूछा, पापा, आप खुद खाए बिना लाए हैं ना? राजेश की आंखें भर आईं। अब से पहले तुम्हारे लिए ही जीऊंगा। अगले दिन अंकित आया, बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी लाया था। लेकिन जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो कुछ ऐसा देखा जो उसे भीतर तक हिला गया। झोपड़ी के बाहर मिट्टी से सना राजेश बैठा था। पास में दोपहर का खाना रखा था। रूही उसके कंधे से लिपटी थी और राहुल उसके पास बैठा होमवर्क कर रहा था। अंकित वहीं रुक गया। राजेश ने उसे देखा, घबराया, खड़ा हुआ और बोला, साहब, आपने मुझे पहचाना? मैंने वादा निभाया है। अंकित मुस्कुराया और बोला, राजेश जी, जो आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ एक मदद करने वाला इंसान था, लेकिन असली बदलाव तो आप लेकर आए हैं। फिर दिन बीते। राजेश अब रोज मजदूरी करता, चाहे बारिश हो या धूप। शाम को लौटता तो बच्चों के पैरों की धूल साफ करता, रूही के बाल संवारता, राहुल के सवालों के जवाब ढूंढता। एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल ने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या बाप ऐसे होते हैं? अम्मा ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, बाप वही होता है जो वक्त पर अपने बच्चों के लिए लौट आए, जो पहले भटका हो पर वापस सही राह पकड़ ले। राहुल ने स्कूल में और मेहनत करना शुरू किया। टीचर उसे बोलते, तू कलेक्टर बनेगा एक दिन। रूही अब स्कूल की सबसे प्यारी बच्ची बन चुकी थी। और झोपड़ी? अब उसमें उजाला था, सिर्फ सोलर लाइट का नहीं, मेहनत, प्यार
और एक लौटते हुए पिता के आत्मसम्मान का। स्कूल में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था, बाल प्रेरणा उत्सव, जिसमें हर क्लास से एक बच्चा अपनी कहानी सुनाने वाला था। राहुल की क्लास टीचर ने बिना सोचे उसे नामित कर दिया। राहुल, तुम्हारी कहानी बच्चों को हौसला देगी, उन्होंने कहा। राहुल घबराया हुआ था, उसे मंच से डर लगता था, लेकिन जब उसने अम्मा और पापा की ओर देखा तो उसके मन में एक आवाज आई, अब पीछे हटने का हक नहीं है। फंक्शन का दिन आया। पूरे स्कूल में रंग बिरंगी सजावट थी। मंच सजा था, बच्चों के अभिभावक आए थे, कुछ एनजीओ वाले, कुछ मेहमान, और सबसे पीछे चुपचाप खड़ा था अंकित। राहुल को बुलाया गया। अब मंच पर आ रहे हैं हमारे स्कूल के छात्र राहुल कुमार, जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद सुनाएंगे। पूरा हॉल शांत हो गया। राहुल माइक के सामने आया, कुछ पल आंखें बंद की और फिर बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं, ना ही मेरे पास कभी कोई बड़ा सपना था। मैं बस इतना जानता था कि हर रात भूखा सोना क्या होता है। मैं वो बच्चा हूं जो एक दिन ब्रेड पकोड़े की दुकान पर बैठा था और किसी अमीर आदमी से कहा था, साहब, ये आपके लिए नहीं है, ये रोटी मेरी बहन के लिए है। उस दिन अगर वो इंसान मुझे देखकर आगे नहीं बढ़ता तो शायद मैं आज भी वहीं होता, झोपड़ी में, भूखा, टूटा हुआ। पर उसने ना सिर्फ रोटी दी, उसने मेरी जिंदगी दे दी। स्कूल, किताबें, उजाला, सब कुछ। और अब मेरा सपना है, मैं भी किसी भूखे बच्चे को ऐसा मौका दूं जैसा मुझे मिला। राहुल की आवाज भर आई। उसके शब्दों में वो सच्चाई थी जो दिल को चीर कर रख देती है। मेरे पापा, जो पहले शराब में डूब गए थे, अब सुबह सवेरे मजदूरी करते हैं ताकि मैं स्कूल जा सकूं। मेरी बहन अब स्कूल की सबसे प्यारी बच्ची है और हम अब भी उसी झोपड़ी में रहते हैं, पर अब वो सिर्फ दीवारों की नहीं, आत्मसम्मान की झोपड़ी है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां, बस तालियां। किसी की आंखें सूखी नहीं थीं और वहीं पीछे खड़ा था अंकित। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। वो सीधा मंच तक गया, राहुल को गले लगाया और बोला, तू अब मेरा बेटा है। उस दिन के बाद से राहुल को कई जगह बुलाया जाने लगा। स्थानीय अखबारों ने उसकी कहानी छापी, झोपड़ी से उम्मीद तक। एक लोकल एनजीओ ने राहुल को स्कॉलरशिप दी और पहली बार राहुल ने एक नई कॉपी खरीदी जिस पर खुद लिखा, अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जी रहा हूं। राहुल ने अम्मा से कहा, मैं अब कभी नहीं रुकूंगा, जब तक ऐसे बच्चों को पढ़ा ना लूं जो खुद बोल नहीं पाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी शाम अंकित ने राजेश से कहा, भाई, अब वक्त है कि तुम्हारी भी पहचान बने। राजेश थोड़ा सकपकाया, मैं क्या कर सकता हूं साहब, तुम्हें अब खुद अपने बच्चों के लिए एक छोटा काम शुरू करना चाहिए। मैं मदद करूंगा, एक ठेला, थोड़े सामान, ताकि तुम रोज कुछ कमाओ और गर्व से जी सको। अगले ही हफ्ते राजेश का चाय और बिस्कुट का ठेला चल पड़ा। नाम था रूही टी स्टॉल। हर कप पर लिखा होता था, प्यार और मेहनत की चाय। अब राजेश हर सुबह 4 बजे उठता, दूध लाता, चाय बनाता और बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी दुकान लगाता। और शाम को जब दुकान बंद होती, वो सबसे पहले अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर बच्चों से पूछता, आज स्कूल में क्या सीखा? राहुल ने फिर एक नई चीज शुरू की, शनिवार को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना। उसकी क्लास की दीवार पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, भूख से निकला सपना अब उम्मीद बांटता है। वक्त बीतता गया। राहुल अब इंटरमीडिएट में पहुंच चुका था। उसकी कॉपियों पर अब सिर्फ नंबर नहीं, उम्मीदें भी लिखी होती थीं। स्कूल का हर शिक्षक कहता, ये बच्चा बड़ा आदमी बनेगा। राहुल दिन भर पढ़ाई करता, रात में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता और जब सब सो जाते तब चुपचाप किताबें खोलकर सपनों को पढ़ता। एक दिन उसने अंकित से कहा, भैया, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। अंकित कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, बनोगे, जरूर बनोगे। अब तू किसी भी सपना देखने लायक हो चुका है। राहुल को दिल्ली की एक कोचिंग संस्था से स्कॉलरशिप मिली। जाने से पहले वो झोपड़ी के बाहर बैठा था, पास में पापा, अम्मा और रूही। सबकी आंखें नम थीं। राजेश ने उसका सिर सहलाया, बेटा, तू पढ़, अगर कभी भूखा रहना पड़े तो बता देना, पर झूठ मत बोलना और मेहनत कभी मत छोड़ना। अम्मा ने झोले में कुछ बिस्किट और पूजा का धागा बांध कर दिया। राहुल ने झोपड़ी को देखा, वही दीवारें, वही छत, लेकिन आज उसमें से रोशनी आ रही थी। दिल्ली का सफर आसान नहीं था। नया शहर, भीड़, तेज रफ्तार जिंदगी और अकेलापन। राहुल ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक स्टडी टेबल और एक सपना,
सुबह लाइब्रेरी, दिन में क्लास, रात में हॉस्टल में खुद को याद दिलाना मैं क्यों आया हूं। पहले ही महीने में कुछ टेस्ट बुरी तरह फेल हो गया। कमरे में लौटकर उसने दरवाजा बंद किया और रोया। फिर अम्मा की आवाज याद आई, मेहनत में रो सकते हो पर हार कर मत बैठना। 6 महीने बाद वो टॉपर्स की लिस्ट में था। उसके नोट्स अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। लेकिन राहुल को पता था असली परीक्षा बाकी है। यूपीएससी का फॉर्म भरा, मेंस की तैयारी शुरू। सुबह 5 बजे उठना, देर रात तक पढ़ना, सिर्फ एक गिलास चाय और उम्मीद का सहारा। और फिर आया रिजल्ट का दिन। मोबाइल पर वेबसाइट खुली, कुछ सेकंड्स का इंतजार और फिर स्क्रीन पर चमकता नाम, राहिल कुमार, AIR 41, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कमरे में वो चुपचाप बैठा रहा, फिर जमीन पर बैठकर सिर झुका लिया। आंखों से बस आंसू निकलते रहे। उसने फौरन अंकित को फोन किया, भैया मैं बन गया, मैं IAS बन गया। अगले हफ्ते सहारनपुर की गलियों में जश्न था। झोपड़ी को सजाया गया। पूरे मोहल्ले ने मिलकर IAS राहुल कुमार का स्वागत किया। राहुल मंच पर चढ़ा, वही छोटा सा मोहल्ला स्कूल का स्टेज, वही पुराना माइक, और उसने कहा, अगर एक भूखा बच्चा सिर्फ एक रोटी मांगता है और बदले में उसे पढ़ाई, प्यार और रास्ता मिल जाए तो वो सिर्फ पढ़ता नहीं, उड़ता है। वो रुका और झोपड़ी की ओर इशारा किया। मैं आज भी वहीं रहता हूं क्योंकि मुझे याद है यही मेरी असली शुरुआत है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अम्मा की आंखों से आंसू रुके नहीं। राजेश ने सिर झुका लिया और रूही चिल्लाई, भैया रॉक्स। राहुल ने अब एक नया मिशन शुरू किया, आओ बढ़ें नाम से। हर जिले में एक सेंटर जहां झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाती थी। उसका पहला केंद्र वहीं खुला जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी, उस ब्रेड पकौड़े की दुकान के पास। और उस दुकान पर अब बोर्ड टंगा था। यहां से एक IAS निकला था क्योंकि किसी ने एक भूखे बच्चे की बात सुनी थी। राहुल अब एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था, पर उसकी पहचान अब सिर्फ एक IAS अफसर की नहीं थी, बल्कि एक मिशन की थी। आओ बढ़ें अभियान धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रहा था। जहां कहीं भी कोई बच्चा शिक्षा से वंचित था, वहां राहुल पहुंचता। हर बार जब वो बच्चों से मिलता, उनकी आंखों में वही भूख खोजता जो कभी उसकी आंखों में थी। एक बार लखनऊ में एक बच्चा मिला, पांव में चप्पल नहीं, हाथों में झाड़ू और आंखों में डर। राहुल उसके पास झुका और पूछा, बेटा पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने पूछा, फीस कितनी लगेगी? राहुल मुस्कुराया, बस एक वादा कर, जब तू पढ़ लिख जाए किसी और को पढ़ाना मत भूलना। राहुल अब पूरे प्रदेश का आइकन बन चुका था। सरकार ने उसे युवा प्रेरक सम्मान से नवाजा। मीडिया में उसका इंटरव्यू आता, लेकिन वो हर बार कहता, अगर उस दिन अंकित भैया मुझे न देखते तो शायद मैं आज भी उसी झोपड़ी में भूखा बैठा होता। एक दिन किसी ने राहुल से पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक पांव रोटी और एक भाई जिसने सिर्फ मेरी भूख नहीं, मेरी चुप्पी को सुना। अंकित अब दिल्ली में बस चुका था, शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। एक शाम राहुल अचानक उसके घर गया। दरवाजा खोला अंकित की पत्नी ने। राहुल ने कहा, भाभी भैया हैं क्या? अंदर से आवाज आई, राहुल। अगले ही पल अंकित दौड़कर आया, गले लगा लिया। दोनों की आंखें भीग चुकी थीं। राहुल बोला, भैया मैं आपके बिना कुछ नहीं था, अब एक आखिरी वादा चाहिए आपसे। क्या? मेरे NGO का चेयरमैन बनिए, क्योंकि मेरी कहानी आपसे शुरू हुई थी और हजारों की कहानियां अब आपसे जुड़ना चाहती हैं। अंकित ने आंखें झुका लीं और सिर हिलाया, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वक्त बीतता गया। राहुल के नाम से अब राज्य भर में मुफ्त स्कूल, साइकिल योजना, बाल विकास केंद्र चलने लगे। लेकिन वो हर हफ्ते एक दिन अपने उसी मोहल्ले में आता जहां उसकी झोपड़ी अब एक शिक्षा केंद्र में बदल चुकी थी। रूही अब B.Ed कर रही थी और उसी मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रही थी। अम्मा अब नहीं थी, लेकिन उनकी तस्वीर हर क्लास की दीवार पर थी, ममता की पहली गुरु लिखकर। राजेश अब वृद्ध हो चुका था, पर रोज सुबह अपने स्टॉल पर बैठता और कहता, मेरे बेटे की चाय पीकर कोई भी थकान नहीं रहती। और फिर एक दिन एक नए छात्र के एडमिशन के वक्त राहुल खुद स्कूल गया। बच्चा डरा हुआ था, मां अकेली थी। राहुल ने दस्तावेज देखकर पूछा, नाम क्या है? मां बोली, अंकित, अंकित वर्मा। राहुल चौंका, आंखें नम हो गईं। वो बाहर आया और आसमान की ओर देखा। शायद नामों में ही जुड़ाव होता है।
आज अगर मेरे साथ अंकित भैया थे तो किसी अंकित को अब मैं मिल गया हूं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी जो हमारे आसपास हर दिन कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। कभी झोपड़ी में, कभी किसी चाय की दुकान के कोने में और कभी किसी बच्चे की भीगी आंखों में। अगर एक इंसान, एक रोटी और एक नजर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है तो सोचिए, क्या हम भी किसी की कहानी का अंकित बन सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप अंकित की जगह होते, क्या आप रुकते? क्या आप सुनते? क्या आप आगे बढ़कर किसी की जिंदगी बदलते? हो सकता है आपका जवाब ही किसी और की सोई हुई इंसानियत को जगा दे। और हां, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम हर बार लाते हैं वो कहानियां जो रुलाती हैं, जगाती हैं और जो दिल को सचमुच भा जाती हैं।